Friends, Vishal Chhabra Academy once again welcomes you all. Today we'll take class 11 biological classification chapter number 2. बहुत बच्चे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मैम आप चैप्टर 1 को ड्रैग ऑन करते जा रहे हो. एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू मेक द थिंग्स क्लियर सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए चैप्टर 1, जिसकी वजह से अगर चैप्टर 1 क्लियर है तो ऑब्वियसली उसका 25% जो है चैप्टर 2 के काम आता है एंड सो ऑन. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. पहली बात ये होती है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. क्लासिफिकेशन क्या है ये हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं. उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं. क्या कि जब तक हम लोग चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन, जब तक हम उसको क्लासीफाई नहीं करेंगे तो उनको आइडेंटिफाई करना आसान नहीं रहेगा, उनके फीचर्स जानना आसान नहीं रहेगा, उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मतलब दीज आर म्यूचुअली रिलेटेड. क्लासिफिकेशन से ये चीज़ें क्लियर होती हैं और इन चीज़ों से क्लासिफिकेशन ईजी हो जाती है, राइट. So, since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify the living organisms. We know that we have been classifying the organisms for the long back. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. जो classification पहले starting में की गई थी, वो basically scientific base नहीं थी. मतलब उसकी हमारी जो utilization थी वो इस पे base नहीं थी कि हमारी पढ़ाई के काम आएगा या आइडेंटिफिकेशन के काम आएगा. उस वक्त जो थी हमारी नीड थी. नीड क्यों थी? क्योंकि हमें पता चलता. अब आपको ये पता है कि जो डॉग का है, डॉग कहाँ पर रहता है, एनिमल्स कौन से एनिमल जो है कौन कौन से शेल्टर लेते हैं, क्या फूड अडॉप्ट करते हैं. तो उस टाइम पे ये मजबूरी थी टू नो अबाउट द ऑर्गेनिजम्स एंड टू नो अबाउट देयर बेसिक थिंग्स, कि उनको कौन सा फूड चाहिए, कौन सा शेल्टर चाहिए. ठीक है. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. जो scientific basis mind पे रख के classification हुई ना, वो सबसे पहले किससे थी? Aristotle ने. ठीक है. He used simple morphological characteristics to classify the plants into the trees, shrubs and herbs. उन्होंने सबसे पहले plants को basis लिया और plants को क्या करा? Classify करा. किस में? Herbs में, shrubs में और trees में. क्यों करा? क्योंकि उनका साइंटिफिक बेसिस था कि वो प्लांट्स को क्लासिफाई करना चाहते थे. हर्ब्स जो होती हैं वो बहुत नाजुक वाले पौधे होते हैं जिनकी हार्ड शेल नहीं होती, ब्राउन स्टेम नहीं होती. श्रब्स जो होते हैं वो बीच का होता है, झाड़ टाइप होते हैं, जैसे कि रोज का प्लांट होता है. और ट्रीज आपको पता है दे हैव अ ह्यूज ट्रंक एंड दे हैव सो मेनी ब्रांचेस एंड फ्रूट्स, द फ्लावर्स एंड सो ऑन. ठीक है. सो द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन वॉज प्लांट्स का हमने सबसे पहले लिया और वो किन्होंने स्टार्ट करा? एरिस्टोटल ने. तो बेसिकली ही वाज द पायनियर ऑफ दिस थिंग, साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन के लिए, नॉट द नीडफुल. ओके, चलो फिर है ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू द टू ग्रुप्स, दोज विच हैड द रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट. अब उस टाइम पे ये काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई एनिमल्स को उन्होंने दो बेसिस पे क्लासीफाई करा कि कौन से वाले एनिमल्स ऐसे थे जिनका कि रेड ब्लड था और कौन से ऐसे थे जिनका रेड ब्लड नहीं था. ये आपको भी पता है कि दिस वॉज नॉट द राइट बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन, बट एट दैट टाइम व्हेन इट वॉज जस्ट बिगैन, मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो इट वॉज अ बिग डील. इन लीनियस टाइम, लीनियस का हम लोगों ने पढ़ा ना कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो टू नेम बेस्ड, जो लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा, जीनस और स्पीशीज नेम, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो. तो a two-kingdom system of classification with plantae and animalia groups were developed that included all the plants and animals respectively. तो लीनियस जो थे उन्होंने बड़ी मेथोडिकली तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग क्लासीफाई करा. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स. लेकिन उस टाइम पे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंशिएशन नहीं था. What are eukaryotes? What are prokaryotes? Prokaryotes are primitive. The eukaryotes are the latest ones. ठीक है. विदाउट द सेल वॉल, विद द सेल वॉल, विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यू नो दैट. ठीक है. तो दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स. यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी डिफरेंस पता नहीं था. बस उन्होंने क्या कर दिया था, प्लांट्स को अलग कर दिया था एंड एनिमल्स को अलग डिस्टिंग्विश कर दिया था. एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, उस टाइम पे फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक का भी डिमार्केशन नहीं किया गया था, राइट. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी. उस टाइम पे प्लांट्स और एनिमल्स में उन्होंने बेसिक डिफरेंशिएशन तो कर दिया, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई, लेफ्ट आउट हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि ये वाले क्राइटेरिया उनके अंदर इंक्लूड नहीं किए गए. ओके. यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर,
फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, और जो है और कौन सा किया गया था, हाँ, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये 3 चीज़ें जब कंसिडरेशन में नहीं ली गई तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो दे वर आउट। अच्छा, hence the two kingdom classification used for the long time was found to be inadequate, इसलिए इसको बेसिस नहीं माना गया, although it was a good beginning but it was not the main thing जो जिसको कि हम आगे कंसिडरेशन में लेकर चलते। Besides gross morphology, a need was also felt for including the other characteristics। इसके अलावा देखो ना सिर्फ मॉर्फोलॉजी से पता चलता है, मॉर्फोलॉजी आर द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज वी नो दैट। तो अगर मॉर्फोलॉजी को अपार्ट रखा जाए, इसके अलावा और भी तो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, डीएनए इंपॉर्टेंट है, सेल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली चीज़ें कहीं नहीं गई। न्यूट्रिशन है, हैबिटेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, दे वर नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द वॉल, the mode of nutrition, habitat, methods of reproduction and evolutionary relationships। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जब हमें नहीं पता चलेंगे तो हमें सबसे पहले यही नहीं पता चलेगा कि कौन से किंगडम को किसको पहले रखना है और किसको बाद में रखना है, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि जैसे मैमल्स आते हैं, दे आर द लेटेस्ट वंस, मतलब दे आर द लास्ट वंस कैटेगरी। उससे पहले क्या आते हैं, एव्स हो गए, कोल्ड ब्लडेड हो गए, वार्म ब्लडेड हो गए, दीज थिंग्स वर एब्सेंट, ठीक है। Classification system for the living organisms have hence undergone several changes over the time। Obviously जैसे जैसे हम लोगों की नॉलेज बढ़ती गई और द नीड ऑफ दीज थिंग्स इनटू द कंसिडरेशन बढ़ती गई, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एक्सेट्रा, तो क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत लोगों ने इसके ऊपर काम करा। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स, the understanding of what groups and the organisms be included under those kingdoms have been changing. The number and the nature of the other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time। तो different scientists ने different जो investigations करी और इसके बारे में काम करा, तो फिर क्या किया गया कि अलग अलग किंगडम में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, और उसके बाद जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब ये टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 17 में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स। विटेकर ने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, ठीक है। तो हम लोग ये करते हैं, ये फर्स्ट जो है कैरेक्टर सेल टाइप। देखो मोनेरेंस जो 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन की गई थी वो विटेकर ने करी थी, ठीक है। उसमें पहली चीज़ आती थी मोनेरेंस, दूसरा आता था प्रोटेस्टा, तीसरा फंजाई, फिर प्लांट्स और फिर एनिमल्स, ठीक है। मोनेरेंस जो होते थे वो प्रोकैरियोटिक होते थे, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रीमिटिव, ठीक है। उनका जो सेल टाइप होता था वो कैसा होता था, प्रोकैरियोटिक। और प्रोटेस्टा का कैसा होता था, यूकैरियोटिक। फंजाई का भी यूकैरियोटिक, प्लांटी और एनिमेलिया का भी यूकैरियोटिक। देखा जाए तो सिर्फ जो मोनेरेंस थे दे हैड द प्रोकैरियोटिक मोड ऑफ सेल टाइप, ठीक है। अगर सेल वॉल को देखा जाए तो मोनेरेंस जो उनकी जो सेल वॉल थी मोनेरा की, वो नॉन सेलुलोसिक थी। नॉन सेलुलोसिक मतलब उनकी जो सेल वॉल थी वो पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई थी और अमाइनो एसिड्स की बनी थी। अमाइनो एसिड्स मीन्स प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स मीन्स मोनोसेकेराइड्स। और पॉलीसेकेराइड्स किस में आते हैं, शुगर्स में आते हैं, राइट। तो वो उसमें थी। फिर प्रोटिस्टा में जो थी कुछ में प्रेजेंट थी, फंजाई में प्रेजेंट थी विदाउट सेल्यूलोज, और फंजाई में काइटिन नाम की एक लेयर होती है, सेल वॉल उसकी बनी होती है, और प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमेलिया में एब्सेंट होती है। आपको पता है कि एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, राइट। फिर उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा में ऑब्वियसली प्रिमिटिव है, एब्सेंट होगी। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट थी, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और सारे किंगडम्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सारे यूकैरियोट्स में होती है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो मोनेरा का सेलुलर लेवल पर है, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर लेवल पे है, लेकिन फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में धीरे धीरे मल्टी सेलुलैरिटी बढ़ती जाती है, टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम पे आ जाता है। एनिमेलिया तो आपको मालूम है ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच गया है, ठीक है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक में भी कीमोसिंथेटिक है और फोटोसिंथेटिक है। हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यू नो दैट कि जिसमें वो प्लांट्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। और कीमोसिंथेटिक मतलब दी सिंथेसिस ऑफ द फूड बाय यूजिंग द केमिकल एनर्जी। तो ये वाला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये मोनेरा का है। प्रोटिस्टा में बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक, ठीक है, तो उसमें फोटोसिंथेटिक भी है और ऑटोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे कैन मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
इन द प्रेजेंस ऑफ द एंड हैविंग द क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का जैसे होता है। फंजाई जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक क्यों होता है? दे डिपेंड अपॉन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। अच्छा, और प्लांटी जो है दे आर ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक, और एनिमेलिया जो है वो होलोजोइक भी हो सकता है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, इसलिए उसको हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये टेबल एक बार देख लीजिएगा, दिस इज ऑल फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस डन, इसमें कुछ नया नहीं है। तो R.H. Whittaker जो है that proposed a 5 kingdom classification. The kingdoms defined by him were Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The main criteria for the classification used by him include the cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. जो उसने जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन की तो वो कौन सी थी? हैबिटेट, हैबिटेट मतलब कहाँ पे वो रहते हैं, न्यूट्रिशन क्या वो खाते हैं, और उसके अलावा कि उनमें ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कंसिडरेशन में ली। The 3-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain and therefore a 6th kingdom classification. 3-domain system के अंडर उन्होंने क्या करा कि जो मोनेरा है उसको 2 डोमेन्स के अंदर रखा और बाकी के जो यूकैरियोट्स हैं उनको उन्होंने 3rd डोमेन में रखा। तो उन्होंने टोटल जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन करी, जबकि विटेकर ने कितनी करी थी? 5। यू विल लर्न अबाउट देम इन द डिटेल इन द हायर क्लासेस, शायद 12th में है या फर्स्ट ईयर में है। इसमें लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया, जो पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे होते हैं, मॉसेस, फर्न्स जिसमें कैप्सूल होता है और उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, स्पोरोफाइट वाले, जिम्नोस्पर्म्स विद द सीड्स एंड द एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, दे ऑल आर इनटू द कैटेगरी ऑफ अंडर प्लांट्स, ठीक है। The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall there in their cell. सबसे ज़्यादा इनका जो बेसिक चीज़ थी वो थी कि उनमें सेल वॉल थी। जब भी हम प्लांट सेल, एनिमल सेल करते हैं 9th या 10th क्लास में भी, सबसे पहले हम यही बताते हैं भाई एक में सेल वॉल है, एक में नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सबसे पहले एक्चुअली आउटर कवरिंग के बारे में ही बात की जाती है। This placed together groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups which were eukaryotic. लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब हमने सेल वॉल को कंसिडरेशन में लिया तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है काफ़ी ऑर्गेनिज्म जो है एक ही कैटेगरी में आ गए, ऑल्दो जबकि वो डिफरेंट थे एक दूसरे से। It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular organisms once. अब इसमें क्या हुआ कि यूनिसेलुलर मतलब द सिंगल सेल एंड द मल्टीसेलुलर मीन्स द मल्टीपल सेल्स, वो भी एक कैटेगरी में आ गए। अगर आपका क्राइटेरिया ही छोटा है, अगर आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ही आपकी बड़ी लिमिटेड है तो ऑब्वियसली उसमें मिक्सिंग अप तो होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास एंड स्पायरोगोरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी, ठीक है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रुप ग्रीन प्लांट्स, दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन द वॉल्स कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। तो जो ग्रुपिंग है वो इस हिसाब से हमारी गलत होती गई कि जो अब जैसे फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप साथ में आ गए, सेल वॉल, अब जैसे ये फंजाई है, क्लामाइडोमोनास हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है मिंगल अप हो गई, ठीक है। द फंजाई हैड काइटिन in their walls while the green plants had a cellulosic cell wall. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi. लेकिन जब हम इन चीज़ों को जब हमने गौर फरमाया, मतलब we thought about it, तो fungi को एक अलग जगह मिली, ठीक है। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera. तो जितने भी prokaryotic primitive organisms हैं उनको हमने Monera के अंदर डाला। And the unicellular eukaryotic organisms were placed in the Protista. जो unicellular organisms थे लेकिन eukaryotic थे, eukaryotic मतलब they were advanced in the prokaryotic, तो उनको फिर हम लोगों ने Protista के अंदर डाला। Kingdom Protista had brought together Chlamydomonas, उसकी वजह से क्या हुआ, इसमें कौन से आ गए, Chlamydomonas आ गया, और क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी, क्लोरेला को पहले हमने एल्गी के अंदर प्लेस किया था विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स, दोनों के अंदर सेल वॉल्स थी। लेकिन अब क्या हुआ कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसने इन दोनों को इकट्ठे एक ही ग्रुप में, इसकी वजह से दे वर क्लासिफाइड इनटू द सेम ग्रुप, ओके। विद पैरामीशियम एंड अमीबा, पैरामीशियम अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल, ठीक है ना। अब तो इनका अलग ग्रुप बन गया,
तो ऑब्वियसली दिस वॉज टूवर्ड्स द बेटरमेंट, ये बेटर हुआ. इट इज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस वर प्लेस इन द डिफरेंट किंगडम्स. मतलब जो अलग अलग किंगडम्स थे पहले, अब वो इकट्ठे आ गए, और जो इकट्ठे वाले थे वो अलग अलग चले गए. मतलब इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन हो गया इनका. दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि क्राइटेरिया ही चेंज हो गया. हमने सेल स्ट्रक्चर, बहुत सारी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छे तरीके से हुई और बहुत ईजी हो गया हमारे लिए. दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, और ये आगे भी होता रहेगा. ये मत सोचना कि अभी तक जो हो गई दैट इज़ फाइनल. मे बी सम अदर चेंजेस आर ऑल्सो सीन. और कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम बीच में लाएंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है कि उनके फिर किंगडम्स अलग हो जाएं, या कुछ जो अलग में हैं वो इकट्ठे में आ जाए. This kind of changes will also take place in future also, depending upon the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships. जैसे जैसे हम एडवांसमेंट में जाते जाएंगे, ऑब्वियसली इनके क्लासिफिकेशन में भी वेरिएशन होती जाएगी. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities, but it is also phylogenetic. इसका मतलब हम लोगों ने ना सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखनी है, ना सिर्फ सेल स्ट्रक्चर देखना है, ना सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज देखनी है, बल्कि हम लोगों ने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखना है, फाइलोजेनी भी देखनी है कि कहाँ से ये इवॉल्व हुए हैं और कहाँ बाइफर्केट होके किधर जा रहे हैं, कौन पहले इवॉल्व हुआ है, कौन से, जैसे आपने रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बारे में पढ़ा है कि देखो जैसे जो डायनासोर्स हुए थे वो पहले हुए थे, बर्ड्स जो थे बाद में हुए थे. तो हम लोगों ने एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप सीखा ना, दैट बर्ड्स मे हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स. ठीक है, द रेप्टाइल्स वर द प्रायर वन एंड देन केम द बर्ड्स. तो एक ये फाइलोजेनेटिक रिलेशन हमें क्लासिफिकेशन से भी पता चला, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर अगर हम इस फाइलोजेनी को कंसिडरेशन में नहीं लेते तो हाउ कुड वी नो अबाउट द कनेक्टिंग लिंक्स. कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में भी नहीं पता चलता. ठीक है, और कनेक्टिंग लिंक्स भी एक बहुत मेजर पार्ट रोल प्ले करते हैं इन दी एवोल्यूशन. जैसे कि आर्क्योटेरिक्स के बारे में हमें पता चला. ठीक है, दैट इज बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड दी बर्ड्स. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम्स. इसमें हम किंगडम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ द विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड द किंगडम्स प्लांटी एंड एनिमेलिया, कॉमनली रेफर टू एज द प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम्स, विल बी स्पेशली डील्ड इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो अब मैंने आपको इसकी पूरी इंट्रोडक्शन दे दी है, क्लासिफिकेशन की नीड बता दी है, क्या क्या उसमें हमें सीक्वेंस पढ़ना है वो बता दिया है. तो विल टेक अप दैट ऑल टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन stay home, stay safe, take care, bye bye, and please do not forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.